हेलो एवरीवन, हमारा चल रहा था डिजास्टर मैनेजमेंट और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, औद्योगिकीकरण और डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड नाउ आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, फायर मैनेजमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि आपदा प्रबंधन में अग्नि प्रबंधन। देखो, आग आग है क्या? आग एक अचानक होने वाली मानव जनित आपदा है जिसको हम क्या कह देते हैं, मैन मेड डिजास्टर है। आग बिना आदमी के लग ही नहीं सकती। ठीक है, चाहे घरों में लगा लो, चाहे जंगलों में लगा लो, कहीं लगा लो, बिना आदमी के घर में आग नहीं लगती। वो कौन सी भी आग हो सकती है, आप लोग समझदार हो। ठीक है, तो चलो, ये तो था, कुछ नहीं है, तो ऐसे ही थी, बकवास थी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आग क्या है? आग एक अचानक होने वाला मैन मेड डिजास्टर है जिसमें जान, माल, पर्यावरण और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अगर हम बात करें आग कैसे होती है, आग आपके 3 ट्रायंगल पे डिनोट करती है। कौन कौन से होते हैं वो आपके 3 ट्रायंगल? वो होते हैं हमारा, क्या कह देंगे हम, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। जो हमारी फायर ट्रायंगल बनती है वो कैसे बनती है? फायर ट्रायंगल देखो कैसे बनती है। ये एक मान लो फायर ट्रायंगल है, ये हमारी एक ट्रायंगल है, ये फायर ट्रायंगल है, इसको हम क्या कह देंगे, ये फायर ट्रायंगल है। कैसी ट्रायंगल है? ये फायर ट्रायंगल है। इस फायर ट्रायंगल में एक साइड तो होता है आपका फ्यूल, एक साइड होती है हमारी हीट और एक साइड होता है हमारा ऑक्सीजन। क्योंकि अगर आग को ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो और भभकेगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फायर ट्रायंगल होते हैं। आग लगने के लिए ये तीनों ही चीज जरूरी होती हैं, आपकी ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन। इनमें से एक को भी हटा दोगे तो आग अपने आप बुझ जाएगी। अगर फ्यूल को हटा दोगे तो भी आग बुझ जाएगी, हीट को उड़ा दोगे तो भी आग बुझ जाएगी, और आपकी ऑक्सीजन को भी खत्म कर दोगे तो वहां से भी क्या होगी, आग अपने आप बंद हो जाएगी। आपने देखा होगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सिलेंडर रखते हैं, जैसे पेट्रोल पंप हो गए या कहीं भी इमरजेंसी अगर फायर कहीं हो जाती है तो वहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लीक करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आग बुझ जाए, वो उसको ऑक्सीजन ना मिले, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा फायर ट्रायंगल होता है। आग के रीजंस कैसे कैसे होते हैं? या तो शॉर्ट सर्किट हो जाए भाई, गैस का रिसाव हो जाए, ज्वलनशील पदार्थों का गलत भंडारण हो, या जैसे कोई आपकी लापरवाही हो जाए भाई, मोमबत्ती होगी, बीड़ी होगी, पटाखे होगी। ठीक है, आपकी बीड़ियां भी तो गर्मियों में आग लगाती हैं। बीड़ी सिगरेट्स पी के जो आदमी फेंक देते हैं कहीं पे भी घास वास में, तो वहां पे क्या होती है, फायर ही बनती है वो। ठीक है, भीड़ भाड़ या अवैध निर्माण हो जहाँ पे फायर सेफ्टी के नियमों की अनदेखी की जाए। तो देखिए, हम आज बात करते हैं आपदा प्रबंधन में अग्नि प्रबंधन की। ठीक है, आपदा प्रबंधन जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए आपका तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास और रोकथाम शामिल है। इसी के अंतर्गत आपका जो फायर मैनेजमेंट है ये भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आग की घटनाएं तेजी से फैलती हैं और जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाती है। अगर हम भारत में बात करें तो जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जो आपका एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके अकॉर्डिंग आपकी आपदाएं मुख्य रूप से शहरीकरण, औद्योगिक विकास और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है। फॉर एग्जांपल हमारा भोपाल कांड 1984 वाला, जैसे 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से लेकर 2024 के राजकोट गेम जोन अग्निकांड तक, ये घटनाएं सुरक्षा मानकों की कमी को उजागर करती है। आगे देखो, आपदा, आग की जो आपदा है, हमारी जो फायर डिजास्टर है, 4 चरणों में प्रबंधित होती है। वही आपका पहले आपका रोकथाम, जिसको हम मिटिगेशन बोलते हैं, फिर हम क्या तैयारी करें, क्या प्रिपेयर्डनेस लेके आए, क्या रिस्पॉन्स दें और क्या रिकवरी करें। ठीक है, ये जितने भी आपके ये नोट्स लिख रखे हैं, ये गलत लिख रखा है भाई। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और जो आपकी एनडीएमए की टीम है, एनडीएमए की टीम, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो टीम है, वो दिशा निर्देशों को आधारित होती है। अगर हम इसके रीजंस की बात करें, कितने प्रकार का होता है, तो हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर, कैसे लगती है आग। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दी कैसे लगती है। अब आ जाएंगे टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखो, जैसे फॉरेस्ट फायर्स होगी, यानी कि जंगल की आग होगी, प्राकृतिक कारणों से भी होती है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ जाए,
ठीक है, जैसे सूखा या बिजली गिरना। भारत में 36% वन क्षेत्र आग प्रवण है। भारत के कितने वन हैं, हमारे फॉरेस्ट एरिया हैं जो आग की लपेट में आ सकते हैं? 36% हमारे ऐसे वन क्षेत्र हैं जो आग प्रवण हैं। फिर सेकंड हमारा क्या है, शहरी और भवन अग्निकांड, यानी कि अर्बन एंड बिल्डिंग फायर्स। जैसे आपके सिनेमा हॉल्स हो गए, मॉल हो गए, या कोई भी आपका गेम जोन हो गया, जैसे उपहार सिनेमा अग्निकांड हुआ था आपका दिल्ली का। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल फायर्स की, इंडस्ट्रियल फायर यानी कि औद्योगिक आग, कारखानों में रसायन रिसाव या बॉयलर विस्फोट से। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो 2025 में गुजरात फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन संबंधी बात करें आग की, तो वाहनों या तेल टैंकरों में, या आपकी सीएनजी वाली जो गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती हैं, उनकी बैटरी ब्लास्ट हो जाए या सीएनजी का सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए, इन सब की वजह से भी क्या होती है, अग्निकांड होते हैं। और हमारा अगर हम एनवायरमेंटल फायर्स की बात करें, पर्यावरणीय आग की बात करें, तो फसल अवशेष जलाना, जैसे जीरी जलावे भाई, अपने जलाते हैं जीरी। ठीक है, और पता नहीं क्यों जला रहे हैं परालों को भाई, उनको डीकम्पोज कर लो। डीकम्पोज नहीं कर सकते तो रिसाइकिल हो जाएगी, साइकिलिंग करके उनका कुछ भी बन सकता है। आजकल तो कॉपी, गत्ते वत्ते, पता नहीं क्या क्या चीज़ों में यूज़ हो रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों जलाते हैं, समझ नहीं आ रहा। या ई वेस्ट को जलाना जो प्रदूषण बढ़ाता है। ठीक है, ये क्या थे, हमारे कारण थे आग के। अभी तो प्रकार थे, अब हम क्या करेंगे, रीजंस क्या हैं, क्या रीजंस हैं। एक तो सबसे पहले हमारी जो मानवीय लापरवाही है, ह्यूमन नेग्लिजेंस है, जैसे आपका धूम्रपान हो गया, असुरक्षित वायरिंग या अनाधिकृत निर्माण। ठीक है, 70-80% मामले तो इन्हीं चीज़ों के आते हैं। फिर हमारा जैसे टेक्निकल फेलियर, भाई तकनीकी खामियां हो गई, पुराने उपकरण हो गए, रख रखाव की कमी होगी। फिर जैसे हमारे नेचुरल फैक्टर्स में आ जाता है कि भाई सूखा, हाई टेम्परेचर, हवा की दिशा, ये भी आग को क्या करती है, भड़काने का काम करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों में देख लो आप। ठीक है, ऐसे आग नहीं लगती तो लोग रिश्तों में कैसे आग लगाते उस चीज़ से समझ लो। ठीक है, हवा की दिशा ही बदल देते हैं घर की। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेगुलेटरी लैप्स। रेगुलेटरी लैप्स का मतलब नियामक कमियां। नियामक कमियां मीन्स आपका जो बिल्डिंग कोड का उल्लंघन हो गया, जैसे राजकोट में अनुमति के बिना संरचना की गई थी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें हमारे जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की, तो देखिए जैसे बढ़ते सूखे से जंगल का आग का खतरा, जैसे आपके उत्तराखंड में लगी थी, अभी लास्ट ईयर यूएसए में लगी थी। आगे देखिए, अगर हम कुछ केस स्टडी की बात करें, अगर हम आग के प्रकार की और बात करें, तो आप इसमें ये चीज़ भी लिख सकते हो। जैसे प्रकार में ना एक चीज़ आती है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी किन टाइप्स को रखा गया है। तो क्लास ए में अगर हम टाइप्स की बात करें, ठीक है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसको इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। जैसे क्लास ए में, क्लास बी में, सी में, डी में, ई में और के में। ये क्लास कैसे कर रखी है इन्होंने, कैसे डिवाइड किया हुआ है, इस चीज़ को भी समझो। यहाँ पे आके हम प्रकार लिख देते हैं कि ये टाइप्स है और ये इसके एग्जाम्पल है, समझ आ जाएगा फिर अच्छे से। ठीक है, देखो क्लास ए में इन्होंने डाल रखा है जो सॉलिड आइटम्स होते हैं, जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं। ठोस पदार्थ कैसे हो गया, जो आपका मान लो लकड़ी होगी, लकड़ी, ठीक है, कागज, इसमें आग लग जाए। क्लास बी में इन्होंने हमारे जो लिक्विड आइटम्स होते हैं उनको डाल दिया, जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं तरल पदार्थ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका पेट्रोल, डीजल। क्लास सी में डाल दिया इन्होंने जो आपकी गैस होती है, एलपीजी लगा लो या सीएनजी लगा लो। ठीक है, फिर डी में आपका आ गया जो हमारी धातुएं होती हैं। धातु में जैसे आपका मैग्नीशियम आ गया। क्लास ई में इन्होंने डाल रखी है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाए भाई। एंड के में डाल रखा है जो हमारे घर में किचन में आग लगती है। ठीक है, किचन की आग। किचन में आग कैसे लग सकती है, तेल घी से। ठीक है, के से क्लास के किचन, क्लास ई इलेक्ट्रिसिटी, क्लास डी में आपकी धातु, सी में हमारी सीएनजी, सीएनजी से याद कर लो
बी से तो आपका लिक्विड में क्या बनेगा, पेट्रोल डीजल यही बनेगा भाई। क्लास ए हमारे हमारे जो सॉलिड आइटम्स होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है, ये इन्होंने टाइप्स बांटे हुए हैं। तो इनको भी कर लो, बाई चांस आ जाए क्लास ए में कौन सी पदार्थ होते हैं जिनसे आग लगती है। ठीक है, अगर अब हम बात करें नेक्स्ट की, तो हम करते हैं अब केस स्टडी। केस स्टडी की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले जो आपका उपहार सिनेमा था, उपहार सिनेमा कहाँ पर, दिल्ली में। यहाँ पे एक अग्निकांड हुआ था 1997 में। ठीक है, कब हुआ था, 17 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में ट्रांसफार्मर विस्फोट से आग लगी थी। पार्किंग में खराब वायरिंग और अवैध निर्माण मुख्य कारण थे। क्या इफेक्ट पड़ा था, कितने लोग मरे थे, 59, उसमें ज़्यादातर बच्चे मरे थे, और 100+ उसमें घायल हो गए थे। धुएं से दम घुटना इसका एक प्रमुख रीज़न था। तो इसके प्रबंधन के लिए क्या किया गया, जो आपकी एनडीआरएफ की टीम है, रिस्पॉन्स फोर्स है, जो हमारी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की तत्काल प्रतिक्रिया, लेकिन निकासी मार्गों की कमी उजागर हुई। ठीक है, फायर एग्जिस्ट गेट वगैरह इन सब की कमी महसूस हुई इनको। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बिल्डिंग नियम लागू किए, और सबक क्या मिलता है इससे, नियमित फायर ऑडिट करना और आपातकालीन निकासी आवश्यक है। फायर एग्जिस्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है बिल्डिंग्स में। नेक्स्ट आपका कौन सा था, जैसे आपका राजकोट गेम जोन अग्निकांड 2024 में हुआ, इसको 2024-25 का कांड बोल देते हैं, राजकोट वाला। तो इसमें ये क्या चीज थी, जो आपका राजकोट वाला था, इसमें हुआ था आपका, ये हुआ था 25 मई 2024 को। और जो आपका टीआरपी गेम जोन है, टीआरपी गेम जोन में वेल्डिंग स्पार्क से आग लगी, और अनाधिकृत संरचना यानी कि जो टीन शेड थी या जो आपके एसी गैस सिलेंडर थे, उनमें विस्फोट हो गया था इस वजह से, जिससे आपके 27 लोगों की मौत हो गई थी और काफ़ी तो लापता हो गए थे। और इसके मालिक कौन थे, प्रकाश, ये प्रकाश हिरनबी, जो इस टीआरपी आपका गेम जोन के जो मालिक थे, उनका भी इसमें देहांत हो गया था। इसके लिए क्या प्रबंधन और सबक की बात की गई है, पुलिस ने 7 आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और नगर निगम को फटकार लगाई। सबक क्या है भाई, अनुमति प्रक्रिया कड़ाई से लागू हो, मॉक ड्रिल अनिवार्य है, और 4 अधिकारियों को निलंबित भी इस केस में किया गया था। फिर आपका एक और ब्लास्ट हुआ था, गुजरात फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ था, यहाँ पे आपका बॉयलर ब्लास्ट हो गया था। ठीक है, 2025 में। ये कहाँ हुआ था, बनासकांडा में। कहाँ हुआ था, बनासकांडा में। और 2024 में कौन सी जगह पे हुआ था, राजकोट में हुआ था, ये भी गुजरात का है। ठीक है, और दूसरा आपका कहाँ था, बनासकांडा, जो गुजरात फैक्ट्री ब्लास्ट था। ये जनवरी 2005 में बॉयलर विस्फोट से आग लगी थी, रख रखाव की कमी के कारण। 21 मजदूरों की इसमें मौत हो गई थी, और काफ़ी मजदूर इसमें फंस गए थे। इसमें क्या हुआ, जो आपके एनडीआरएफ ने वो बचाव कार्य किया, और एनडीएमए ने औद्योगिक सुरक्षा ऑडिट बढ़ाए। सबक क्या है, पीपीई और प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। पीपीई क्या है, पीपीई मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। पीपीई क्या है, कमेंट करोगे कि पीपीई क्या है। पीपी होता है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम थे कि भाई जो आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है और प्रशिक्षण पर ये लोग जोर दे, इसके अंतर्गत ये बात की गई थी। तो गुजरात फैक्ट्री ब्लास्ट कब हुआ था, 2024 में। कहाँ हुआ था, बासनकांडा में हुआ था। और राजकोट में कब हुआ था, 2024 में। ठीक है, फिर आपका जो उत्तराखंड में आग लगी थी 2023-24 में, उत्तराखंड जंगल आग, सूखे और मानवीय कारणों से विस्तृत आग थी।
हजारों हेक्टेयर वन नष्ट हुए थे और जैव विविधता को हानि, हमारे बहुत सारे जानवर मारे गए थे। आपने अगर वीडियो देखी होगी तो उसकी काफी दिल दहलाने वाली थी। एक हिरन तार के ऊपर से कूदने की कोशिश कर रहा था और वो वहीं पे स्टिल जल गया, उसी तार पे वो जला हुआ मिला। ठीक है, प्रबंधन और सबक की बात करें तो इस पे क्या काम किया गया भाई, जो आपकी एफएसआई के सैटेलाइट अलर्ट से प्रतिक्रिया, किसे, एफएसआई से। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखो जो आपका पीपीई है, पहले इसको समझ लो फिर हम एफएसआई भी समझेंगे। पीपीई क्योंकि फिर रह जाएगा ना दिमाग में। जो पीपीई है ये क्या होता है, ये होता है एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इससे हम सुरक्षा उपकरण भी कह सकते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को, हमारा कोई डिजास्टर हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, बीमारी हो या कोई खतरनाक स्थिति में हम फंस जाएं या कोई चोट लग जाए, ठीक है, जान के नुकसान से बचाने के लिए पहने जाती है। आपने देखा होगा पीपीई किट, हमारे जो डॉक्टर्स थे कोरोना टाइम पे वो पहन रहे थे, वही होती है आपकी पीपीई किट। ठीक है, जैसे फायर की अलग होती है, केमिकल की अलग होती है। हमारे पेंडेमिक आया था जैसे कोविड-19 में, वो अलग से पहनी गई थी उन्होंने। ठीक है, बाढ़ चक्रवात के टाइम पे अलग होती है, हमारे हॉस्पिटल्स में अलग होती है। तो ये होती है आपकी पीपीई किट। जैसे आपकी होती है ये, आपने देखा ही होगा भाई कोरोना टाइम पे जो हमारे वो पहन रहे थे, या कहीं पे भी आपदा आ जाती है तो जो हमारे एनडीआरएफ की टीम वगैरह पहनती है। जैसे हेलमेट होता है, हार्ड हैट होती है, ताकि सिर पे कोई चीज़ गिरे तो भाई उस चीज़ से बचा जाए, ये यूज़ होती है। जैसे हेलमेट हो गया हमारा, जो हार्ड हैट होती है भूकंप, निर्माण स्थल और रेस्क्यू ऑपरेशन के टाइम पे। जैसे आपके गोगल्स पहने जाते हैं, फेस शील्ड पहनी जाती है, आंखों में या धुआं ना जाए, कोई केमिकल ना जाए, धूल से बचने के लिए। फिर जैसे आपका मास्क आ गया था कि धुआं और जहरीली गैस, वायरस से बचाव के लिए। इसके लिए जैसे आपके कोविड में कौन कौन से मास्क यूज़ किए गए थे, जैसे N95 मास्क होता है आपका, एक होता है आपका सर्जिकल मास्क। ठीक है, ये मास्क होते हैं, ये किस लिए होते हैं, पेंडेमिक और फायर स्मोक के लिए होते हैं। एक फिर आपके ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स जैसे भाई हाथों पे कहीं करंट ना लगे, पहनते हैं ना, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने के लिए आते हैं। संक्रमण से बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। और केमिकल से बचने के लिए भी क्या पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। और फिर आपका जैसे प्रोटेक्टिव क्लोथिंग हो गया, सूट हो गया, जैसे केमिकल स्पिल के लिए, बायोलॉजिकल डिजास्टर आया था उसके लिए आपका पीपीई सूट आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपका जैसे कोविड टाइम में चला था। फिर आपके सेफ्टी शूज आ जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, गम बूट्स बोलते हैं। यानी कि पैरों में कोई कांच हो या कील हो, बिजली हो, पानी से बचने के लिए हम क्या पहनते हैं, गम बूट्स पहनते हैं। और फिर जैसे आपका एक आता था SCBA, जो ब्रीदिंग अपार्ट्स होता था, यानी कि धुएं और जहरीली गैस में सांस लेने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी पीपीई। क्या होता है पीपीई, आपका होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वैसे ही आपका जो एफएसआई है, ये क्या है, एफएसआई, इन सब चीज़ों को समझ जाओगे ना, बस इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि ये चीज़ होती है, तो हम अपने आप कर लेते हैं। एफएसआई होता है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। जो आपका एफएसआई है, ये क्या है, हमारे भारत सरकार की एक संस्था ही है, जो देश में, हमारी कंट्री में कोई भी फॉरेस्ट एरिया हो गया, या हमारे वन संसाधन हो गए, या फॉरेस्ट फायर हो गई, इनकी निगरानी का आंकलन करता है। अगर हम बात करें एफएसआई की स्थापना कब हुई थी, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। कहाँ, अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वहीं है जहाँ पे आपकी ये आग लगी हुई है, देहरादून, उत्तराखंड। ठीक है, अगर हम बात करें किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वही आपका पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एफएसआई का काम क्या होता है, एफएसआई का काम होता है हर 2 साल में इंडिया स्टेट को फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करना, यानी कि ISFR को रिपोर्ट देना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये कौन कवर करता है, हमारा एफएसआई करता है। फॉरेस्ट फायर अलर्ट जारी करता है, यानी कि सैटेलाइट आधारित एक अलार्म होता है। रिमोट सेंसिंग और GIS का यूज़ करते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, और DRR में इसका काफ़ी योगदान है। ठीक है, ये आपका क्या है, एफएसआई।
ठीक है। एफएसआई किस लिए यूज होता है? आपका जो फॉरेस्ट सर्विंग ऑफ इंडिया है ये क्या करता है, जैसे फॉरेस्ट फायर हो जाए उस समय अलर्ट करता है ताकि नुकसान कम हो। आपका जो कहीं फ्लड आ जाए या लैंडस्लाइड हो जाए तो उस चीज़ पे भी ये निगरानी रखता है। क्लाइमेट चेंज पे निगरानी रखता है, भी कार्बन स्टॉक आंकलन कितना हो गया हमारा। ठीक है, ये होता है हमारा एफएसआई का काम। और एफएसआई जो आपका हर 2 साल में किसको रिपोर्ट देता है? आईएसएफआर को देता है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, हर 2 साल में दिया जाता है कि भाई फॉरेस्ट कवर कितना हो गया, कितने परसेंटेज हो गया, कैसा है, मॉडरेट डेंस है या वेरी डेंस है या ओपन फॉरेस्ट हो गया, मैंग्रोव वन कितने कवर कर चुके हैं, कार्बन स्टॉक क्या है, या फॉरेस्ट फायर प्रोन एरियाज कितने कितने। ये सब की काम क्या है? आपके एफएसआई की है। तो एग्जामिनर आपसे सिर्फ क्या पूछ सकता है? इतना पूछ सकता है एफएसआई क्या है, तो हम कह देंगे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? MOEFCC के अंतर्गत, जो आपका पर्यावरण मंत्रालय है उसके अंडर ये काम करता है। किसको रिपोर्ट देता है? ISFR को रिपोर्ट देता है। ISFR क्या है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है। इसकी क्या भूमिका होती है? हम कह देंगे फॉरेस्ट असेसमेंट करना एंड फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग करना। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है एफएसआई में? हम कह देंगे रिमोट सेंसिंग और GIS। ठीक है, अगर बात करें कि एफएसआई सिंपल लैंग्वेज में है क्या, तो हम कह देंगे एफएसआई भारत में वनों की स्थिति और आग जैसी आपदाओं की निगरानी करने वाली एक राष्ट्रीय संस्था है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आया था? नेक्स्ट हमारा पानीपत के लास्ट ईयर ही हुआ है, ये भी 2025 में ही। लास्ट ईयर तो क्या भाई, इसी साल हुआ है। ठीक है, अभी 2026 नहीं आया, आज लास्ट डे है 2026 का। ठीक है, अपने न्यू ईयर की अच्छे से स्टार्टिंग करना। तो देखिए पानीपत में अभी एक कांड हुआ था। क्या कांड हुआ था? आग का कांड हुआ था। कौन सा कांड था वो? कहाँ हुआ? KR मंगलम स्कूल में हुआ था। कहाँ हुआ था? KR मंगलम स्कूल में हुआ था 2025 में, हरियाणा में। कब हुआ था? 26 अप्रैल 2025 को हुआ था। पानीपत के अंसल एरिया में हुआ था। KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में अचानक आग लग गई थी, जिसका रीजंस का पता नहीं चल पाया। और ये तो छोड़ो, बस ये याद रखो कि कहाँ हुआ था। पानीपत के KR मंगलम स्कूल में हुआ था 26 अप्रैल 2025 को। ठीक है, किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई, लेकिन ये केस स्टडी है, इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना कि पानीपत में अगर फायर अग्निकांड कब हुआ था, तो हम कह देंगे 26 अप्रैल 2025 को KR मंगलम स्कूल में हुआ था। और आपका हरियाणा में एक और हुआ था भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, डबवाली वाला कांड। कौन से वाला? डबवाली आग कांड। जो आपका डबवाली आग कांड है ये कब हुआ था? डबवाली कहाँ पर पड़ता है? आपके सिरसा में पड़ता है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, कब हुआ था ये हुआ था आपका 23 दिसंबर 2025 को। कब हुआ था? 23 दिसंबर 2025। 25 कह रही हूँ, सॉरी 25 में नहीं, 25 में तो हुआ था, अप्रैल 25 में तो आपके पानीपत का ये हुआ था 23 दिसंबर 1995 को। कब हुआ था? 23 दिसंबर 1995 को हुआ था। क्या हुआ था भाई? जो हमारे एनुअल फंक्शन होते हैं वो एनुअल फंक्शन चल रहा था और टेंट वगैरह ये सब चीज़ लगी हुई थी। शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या हुआ? टेंट में प्लास्टिक और जो सिंथेटिक कपड़ा लगा होता है हमारा, वहाँ पे आग लगी और वो आग इतनी तेज़ी से फैली। और वहाँ पे ना एग्जिस्ट फायर, जो हम कहते हैं ना कि आग से निकासी के जो द्वार होते हैं, गेट होते हैं, वो कम थे, निकास द्वार कम थे, भीड़े थे, जिसकी वजह से बहुत 396 के करीब तो इसमें बच्चे मरे। 396 के करीब बच्चे मरे और उनके पेरेंट्स भी मरे। टोटल मिला के 442 के करीब लोगों की मृत्यु हो गई थी। और हम इस डबवाली आग कांड को, डबवाली में DAV स्कूल है उसमें ये आग लगी थी। और जो ये आग है ना, ये कांड है डबवाली आग कांड, इसको हम भारत के भीषण स्कूल अग्निकांडों में से एक मानते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं क्या प्रबंधन रणनीतियां होनी चाहिए। भाई वही मिटिगेशन रोकथाम के लिए आपका जो HAZOP अध्ययन है और फायर जोन मैपिंग है, इस पे काम करना। आपका HAZOP क्या है? ये हैजर्ड से ही डिनोटेड है। हैजर्ड, HAZ जहां पे भी आ जाए तो ये समझ लेना हैजर्ड जरूर आएगा वहां पे। ठीक है, यानी कि हैजर्ड एंड ऑपरेटिबिलिटी स्टडी बोलते हैं हम हैजोप को। क्या बोलते हैं हैजोप को? हैजर्ड एंड
ऑपरेटेबिलिटी, ऑपरेबिलिटी, रुको, ऑपरेबिलिटी है ना, ऑपरेबिलिटी, ऑपरेबिलिटी स्टडी, हैजर्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी, कुछ ऐसा करके ही है। एक सेकेंड रुको, मैं इसको एक बार चेक कर लूँ कि ऑपरेबिलिटी है या ऑपरेबिलिटी है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम लोग ठीक है, हैजर्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी होती है। आपका जो हैजोप है, हैजोप क्या काम करता है, ये ना एक सिस्टमेटिक टेक्नोलॉजी होती है या टेक्निक लगा लो, जहाँ पे आपकी कोई भी इंडस्ट्री एरिया हो गया या हमारा कोई रासायनिक संयंत्र हो गया, यानी कि केमिकल फैक्ट्री होगी, या हमारे तेल गैस के उद्योग हो गया, कोई भी बिजली संयंत्र होगा, अगर वहाँ पे कोई भी संभावित खतरा चल रहा है तो उसके लिए संचालन की समस्याओं की पहचान करने के लिए ही आपका क्या होता है, हैजोप होता है, यानी कि दुर्घटनाओं को होने से पहले रोकने के लिए। हैजोप का पूरा अगर हम नाम देखें तो इसका क्या होता है, हैजर्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी, ठीक है, यानी कि संचालन क्षमता अध्ययन, खतरा और संचालन क्षमता का अध्ययन। ये कब किया जाता है, कोई भी नई फैक्ट्री लगी हो, कोई भी प्लांट डिजाइन कर रहे हो उस टाइम होता है, या पुराने प्लांट का मॉडिफिकेशन करने से पहले, बड़े औद्योगिक जोखिम वाले क्षेत्रों में, या दुर्घटना के बाद कारणों के लिए हम हैजोप का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसके लिए पहले उसके प्रोसेस को समझो, फिर गाइड वर्ड्स को यूज करो, भी सिस्टम में गड़बड़ी ढूंढने की कोशिश करो, नॉर्मल से गलत हो सकता है या क्या हो सकता है, गलती अगर कोई कारण हो गया तो इससे क्या गलती हो जाएगी, उसका क्या नुकसान हो गया, पहले से क्या सुरक्षा अपनानी चाहिए और हमें क्या सुधार करना चाहिए, यही होता है आपके हैजोप का काम। ठीक है, तो यही है जो जोखिम मूल्यांकन में हम क्या करेंगे, हैजोप अध्ययन और फायर जोन मैपिंग। ठीक है, अगर हम फिर बात करें सुरक्षा उपाय की, तो आपका फायर अलार्म हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, पीपीई अभी मैं आपको करवा चुकी हूँ, जो आपकी किट्स होती हैं। ठीक है, बिल्डिंग कोड्स हो गए, जैसे एनबीसी 2016 का पालन करना, और ये कोर्स मैं आपको टोटल करवा चुकी हूँ। जागरूकता सामुदायिक अभियान चलाना। अगर हम प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो वही भैया आपातकालीन योजनाएं, जैसे ऑफ साइट ऑन साइट प्लान्स हो गया आपका, और आपका ERRIS सिस्टम हो गया। ERRIS सिस्टम क्या होता है, क्या होता है ERRIS सिस्टम, ये क्या होता है, ये होता है आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ERRIS क्या होता है, ये होता है आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसको हम कई बार ERIS भी बोल देते हैं। ठीक है, ERIS भी हम इसको बोल देते हैं। ये हमारी एक डिजिटल सूचना प्रणाली होती है, जिसका उपयोग हम केमिकल हो गया या हमारा औद्योगिक हो गया या कोई भी खतरनाक पदार्थों से जुड़ी जितनी भी आपदाएं होती हैं उसकी सही जानकारी देने के लिए होता है, यानी कि क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। कहीं पे केमिकल एक्सीडेंट में क्या चीज़ हो रही है उसकी सही प्रतिक्रिया देने के लिए होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका ERIS होता है। क्या होता है ERIS, इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, इमरजेंसी रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या होता है ERIS, इसको हम ERRIS भी बोल देते हैं और ERIS भी बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि ERIS क्या है, तो हम क्या कह देंगे, खतरनाक रसायनों की पहचान करता है, हेल्थ हैजर्ड होता है, और हमारा जो PPE है, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, इसकी जानकारी देता है। आग लगने पर क्या करना है क्या नहीं, उस चीज़ की स्टडी इसके अंतर्गत होती है। रिसाव की स्थिति में क्या सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए, फर्स्ट एड कैसी होनी चाहिए, एवोकेशन और आइसोलेशन से दूरी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है हमारा ERIS का काम। अगर हम संसाधनों की बात करें तो अग्निशमन वाहन हो गया, प्राकृतिक चिकित्सा हो गया। अगर हम समन्वय की बात करें तो वही आपकी NDRF की टीम होगी, हमारी पुलिस होगी और हमारा स्थानीय प्रशासन हो गया। अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें कि रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए, तो भाई क्षेत्र को सील कर देना चाहिए,
डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, टीमें होनी चाहिए जैसे फायर ब्रिगेड की, और आपकी मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, संचार के लिए अलर्ट सिस्टम, ड्रोन यूज़ होने चाहिए। अगर हम रिकवरी की बात करें तो क्षति मूल्यांकन और मुआवजा मिलना चाहिए, जांच और नीति में बदलाव होना चाहिए। प्रयोग प्रोजेक्ट और मॉक ड्रिल, एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट एंड मॉक ड्रिल की बात करें अगर इस चीज़ में, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि सबसे पहला ही उद्देश्य क्या होता है, मॉक ड्रिल को डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ करना चाहिए। सेकंड हमारा क्या होता है कि शांत रहकर प्रतिक्रिया को सीखना और समन्वय बढ़ाना, जैसे अलार्म बजाना, निकासी, सुरक्षित मार्ग से बाहर कैसे निकलना है, भागदड़ नहीं मचानी, आराम आराम से शांति से निकल जाओ। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो सुरक्षित स्थान पर गिनती होनी चाहिए। मूल्यांकन की बात करें तो कमियां सुधारना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, दिल्ली कमला मार्केट में मॉक ड्रिल चला था 2025 में, ठीक है, यानी कि जो आपका अग्निशमन अग्निकांड होता है भाई, फायर ब्रिगेड वगैरह होती है, हमारी पुलिस और डॉक्टरों ने इसमें भाग लिया था। फिर जैसे आपके झारखंड मॉक ड्रिल हुआ था 2023 में, ठीक है, इसमें रेस्क्यू राहत अभ्यास सिखाया गया था। अगर हम स्कूल लेवल पे बात करें तो आग भूकंप ड्रिल मार्गदर्शिका क्या है, नोडल शिक्षक नेतृत्व में वार्षिक अनिवार्य, यानी कि साल में एक बार छात्रों को और टीचर्स को इस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देना। अगर हम इसकी बात करें तो नेशनल लेवल पे कौन कौन देता है हमारा, जैसे एनडीएमए हो गया, हमारा एनडीआरएफ हो गया, या एसएसआई हो गया, यानी कि वन की आग के लिए हो गया। अगर हम स्टेट और जिले की बात करें तो एसडीएमए और डीडीएमए हो गया। बात करें तो हमारा जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है या पर्यावरण मंत्रालय, इन सबको मिलके ही इस चीज़ पे काम करना होता है। अगर इसकी चुनौतियां और सुझाव की बात करें तो चुनौतियां क्या होगी है, पर्याप्त निगरानी रखना, ठीक है, शहरी घनत्व, जलवायु का प्रभाव। अगर सुझाव की बात करें तो भाई डिजिटल मॉनिटरिंग जो हमारा इसरो करता है जीआईएस से या रिमोट सेंसिंग से, डिजिटल मॉनिटरिंग हो गया, नियमित मॉक ड्रिल्स हो गया, सार्वजनिक जागरूकता होगी, और औद्योगिक क्षेत्रों में एआई आधारित अलर्ट जारी करना। ठीक है, ये था हमारा आज का फायर मैनेजमेंट इन